जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत विषय का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो उनके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र प्रोवाइड किए जाते हैं वैसे हमने इस मॉडल पेपर को बनाया है। तो पहला प्रश्न है, ज वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो जो ज वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और ज वर्ण किस में आता है? च वर्ग में आता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। और च वर्ग के अलावा तालु का पूरा सूत्र ही है ईचु यसा नाम तालु ई। और च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो चोर भयम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संख्यावाची शब्द षड़वंती अंक का वाचन है 69, 96, 79, 66। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 96। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पावक में संधि है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो पावक में कौन सी संधि है? पावक में अयादि संधि है। ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो छठवां प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, उदाहरण दीजिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकस वर्णे दीर्घ। इसको याद रखिएगा, अकस वर्णे दीर्घ। इसका अर्थ है कि जब समान वर्णों का योग होता है तो दीर्घ हो जाता है। जब समान वर्णों का दीर्घ होता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे ई प्लस ई क्या हो जाता है? बड़ी ई। ओ या आ प्लस आ क्या हो जाता है? आ हो जाता है। मतलब इसको याद रखिएगा। तो उदाहरण क्या है? विद्या धन आलय क्या हुआ? विद्यालय हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सह के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है। सह के योग में किसका प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या है? सयुक्ते प्रधाने। उदाहरण क्या है? पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्र के साथ पिता आया। पुत्र के साथ पिता आया। पुत्रेण सह आगतः पिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 8, न्यायते पथ प्रविचलंती पदम न धीरा। श्लोक का अर्थ लिखिए। तो धैर्यवान पुरुष न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 19 और 21 के संख्या को संस्कृत में लिखिए। 19 को क्या कहते हैं? नवदस या एकोन विसंति। नवदस भी कहा जाता है 19 को, और एकोन विसंति कहा जाता है। और 21 को क्या कहते हैं? एक विसंति है। एक विसंति किसको कहा जाता है? 21 को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन और रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति कौन सा है? त्वम, युवाम, युवम। त्वम, त्वम, युवाम, युवम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पितरों शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरों का अर्थ है माता पिता। और माता पिता जहां पर दोनों पद की प्रधानता हो, भाई बहन, माता पिता, शुभ लाभ, दिन रात, तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो समास विग्रह माता च पिता, माता च पिता च, माता च पिता च। और समास का नाम क्या है? द्वंद्व समास है। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसके भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इनके तीन प्रमुख भेद हैं, आइए जानते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, जहां दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करें। मतलब दोनों पद क्या हो? अलग अलग अपनी प्रधानता प्रदर्शित करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। रामश्च लक्ष्मणश्च, मतलब राम लक्ष्मण,
राम लक्ष्मण। यहाँ पर दोनों का अलग अलग प्रधानता है और दोनों अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं, राम अलग लक्ष्मण अलग। अब अगले द्वंद्व समास की ओर बढ़े तो समाहार द्वंद्व, जहां पद अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह का भी बोध कराते हैं। जहां पर पद अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह का बोध कराते हैं और यह प्राय नपुंसक लिंग में होता है। जैसे पाणी च पादौ च तेसा समाहारः, मतलब पाणी पादम हाथ और पैर का समूह। पाणी पादम का मतलब होता है हाथ और पैर का समूह, मतलब नपुंसक लिंग होता है। एक शेष द्वंद्व, जहां दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, केवल एक पद शेष रहता है, वहां पर क्या होता है, एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे माता च पिता, और कहा क्या जाता है, पितरौ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। यह प्रश्न जो है 2017-2023 में आया है। हम उन्हीं प्रश्नों को मॉडल पेपर में ले रहे हैं जो परीक्षा में कई बार आए हैं। नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, अर्थात आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। इस जो श्लोक का अर्थ यही है। इस प्रकार से आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो इससे आइडिया मिल जाएगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से अपने प्रश्नों को कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पठ धातु का लट लकार, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, और लंग लकार का क्या मतलब होता है, यह आप लोग कमेंट में बताइए। और इसके अलावा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो वर्तमान काल रूप के सभी पुरुष और वचनों को लिखना है। तो लट लकार का पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामि पठावह पठामह, इसको याद रखिएगा। लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधलिंग लकार, इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि हर साल वही नहीं आते हैं, प्रश्न बदले जा सकते हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है। बस उसी के प्रकार में कुछ दूसरा पूछ लिया जाता है। प्रश्न 15, 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखना है। एकादश, द्वादश, और उसके बाद में त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, मतलब कुछ कुछ शब्दों को याद रखना है। जैसे षोडश, इसको याद रखना है। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विसंति, मतलब इस प्रकार से याद रखिएगा। त्रय, षोडश, सप्त, अष्ट, ये सभी तो आपको पता है, बड़े ही आसानी से इन शब्दों को लिख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला है श्यामपट, यह शिक्षक का अभिन्न मित्र है, व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने हेतु काफी उपयोगी साबित होता है। लपेट श्यामपट, रोलर ब्लैक बोर्ड, इसका उपयोग चित्र, उद्धरण एवं परिभाषाओं हेतु किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। मतलब लपेट श्यामपट क्या होता है, जो चार्ट पेपर नहीं होता है गोला सा व्हाइट वाला आता है, उसको मोड़ कर रख लेते हैं, वही है लपेट श्यामपट। चार्ट, काव्य की प्रस्तावना व्याकरण नियमों को स्पष्ट करने हेतु हेतु स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी होता है। उसके बाद में क्या होता है, चित्र और फोटो, प्राचीन भारत संस्कृति, साहित्य और संस्कृत से संबंधित चित्र छात्रों के भाषा से जोड़ने में मदद करता है। और एनिमेशन, एनिमेशन किसमें होता है, डिजिटल बोर्ड में होता है। संस्कृत व्याकरण और शब्दावली को समझाने के लिए एनिमेशन का आकर्षक माध्यम होता है, जिसके जरिए काफी बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखे। कबूतर को क्या कहते हैं, कपोतः। परवल को क्या कहते हैं, पटोलह। जामुन को क्या कहते हैं, जम्बूफलम। अब बढ़ते हैं, तोता को क्या कहते हैं, सुकह। अब लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और यह प्रश्न 2017, 21, 23 में आया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मतलब अनुवाद से आपको एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। गणेश को नमस्कार है, गणेशाय नमः। गणेश को नमस्कार है, गणेशाय नमः। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं,
वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इस प्रकार से अनुवाद कर लीजिएगा। थोड़ा सा भाई संस्कृत सबका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन जो बाकी प्रश्न है जैसे श्रव्य दृश्य श्रव्य और दृश्य उपकरणों का कैसे उपयोग किया जाता है, शिक्षण हिंदी, शिक्षण संस्कृत। श्रव्य दृश्य संस्कृत सभी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, काफ़ी बच्चे तो 10 से छोड़े हुए हैं, अब केवल उसे ढो रहे हैं डीएलएड में, और वो बाद में भी अगर सीटेट यूपी टेट देना होगा तो अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि भाई रट लो, कुछ है नहीं, रट लो, परीक्षा पास हो जाए बस। इससे मतलब नहीं है कि आपको संस्कृत आना चाहिए। इसके बाद में सीटेट यूपी टेट में क्या होता है, आप संस्कृत को छोड़कर अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोगों को और विषयों का मॉडल पेपर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।